प्रत्येक रचना के मूल में उद्देश्य निहित रहता है। रचना लेखक किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनाकार रचना करता है, कहानी का वही प्रतिपाद्य कहलाता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि प्रत्येक रचना के मूल में उद्देश्य निहित रहता है। रचना लेखक किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनाकार रचना करता है, कहानी का वही मूल प्रतिपाद्य कहलाता है। व्यक्ति उज्ज्वल भविष्य की आशा में ही कष्ट सहता है। उसे भरोसा रहता है कि आज नहीं तो वह कल जरूर इन दुखों से मुक्त होगा। हल्कू के जीवन में वह आशा नहीं रही। हल्कू का किसानों पर से विश्वास उठ जाता है। वह अपनी ही आंखों के सामने अपने खेत की उपज को नीलगायों के द्वारा नष्ट होते हुए देखता है और चादर ओढ़े लेटा रहता है। उसे खेत के नष्ट हो जाने का दुख नहीं है, बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि अब उसे ठंडी रातों में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। यह शोषण से उत्पीड़ित मानसिकता है किसान की, जहाँ उसने उज्ज्वल भविष्य की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई है। भाग्यवाद ने उसे और अधिक निष्क्रिय बना दिया है। ऐसे में यह कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि क्या शोषण का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हल्कू जैसे किसान अपनी उपज की कमाई स्वयं नहीं भोग सकेगा? वे ऐसे ही दरिद्र और अशिक्षित बने रहेंगे और शोषण तथा भाग्यवाद के नीचे पिसते रहेंगे। प्रेमचंद इनका कोई उत्तर नहीं देते। संभवतः उत्तर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों की गंभीरता में ही इनका उत्तर निहित है। इस कहानी में यही बताया गया है कि हल्कू कंबल खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से 3 रुपये बचाता है, किंतु वे रुपए भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। कंबल न खरीद पाने के कारण पूस की रात में पुरानी चादर ओढ़ उसे खेत पर जाना पड़ता है। प्रेमचंद ने किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपने रचनाओं का विषय बनाया है। इन रचनाओं में उनकी सहानुभूति और मेहनतकश किसानों के साथ है उनकी सहानुभूति। प्रारंभ में प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कोई न कोई आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन बाद में उनका इस तरह के आदर्शवाद पर से विश्वास उठ गया और आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने ले लिया। यह कहानी इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार हम लोग पूस की रात कहानी के बारे में जाने। अब पूस की रात कहानी के मूल प्रतिपाद्य या पूस की रात को यथार्थवादी कहानी क्यों कहा जाता है, इस पर हम लोग चर्चा किए। अब मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग इसके भाषा शैली पर विचार करें। तो भावाभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और अभिव्यक्ति का ढंग शैली है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा शैली सर्व विषयक और कथ्य के अनुकूल रहती है। उनकी भाषा प्रायः सरल, अभिव्यंजक एवं बोधगम्य रहती है। कहानी की रचना भाषा में होती है और भाषा का कलात्मक उपयोग कहानी के कथ्य और प्रतिपाद्य को संप्रेष्य बनाता है। इसलिए कहानी रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि कहानी का कथ्य और प्रतिपाद्य उत्कृष्ट हो, वरन यह भी जरूरी है कि वह उत्कृष्टता कहानी में अभिव्यक्त भी है। यह अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। कहानी का कथ्य अलग अलग शैलियों को संभव बनाता है। इस प्रकार शैली और भाषा कहानी की संरचना के मुख्य अंग हैं। पूस की रात प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है। यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी। यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है, लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह का आदर्शवाद दिखाई देता था वह इस कहानी में नहीं है। इसका प्रभाव कहानी की शैली पर भी दिखाई देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने कथ्य को यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी शैली भी यथार्थवादी शैली है। यथार्थवादी शैली की विशेषता यह होती है
कि रचनाकार जीवन के यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे होती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी दृष्टि सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं होती। इसके विपरीत वह जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थ रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है ताकि उसके बदले जाने की आवश्यकता को पाठक स्वयं महसूस करे। दूसरे यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के उद्घाटन द्वारा पाठकों को समस्या का हल नहीं देता, पर उन्हें प्रेरित करता है कि वह स्वयं स्थितियों का बदलने की आवश्यकता महसूस करे और उसके लिए उचित मार्ग खोजे। इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थ के उद्घाटन पर टिकी है। वे न तो हल्कू को नायक बनाते हैं न खलनायक। वे इस समस्या का कोई हल भी प्रस्तुत नहीं करते। कहानी की रचना वे इस तरह करते हैं कि जिससे कहानी में प्रस्तुत की गई समस्या अपनी पूरी तार्किकता के साथ उभरे। यदि पूस की रात का विश्लेषण किया जाए तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि कहानी का आरंभ एक छोटी सी घटना से होता है। हल्कू के यहाँ महाजन कर्ज मांगने आया है। हल्कू 3 रुपये उसको दे देता तो उसे केवल कंबल खरीदने के लिए जो उसने केवल कंबल खरीदने के लिए जोड़े हैं। इसके बाद कहानी इस प्रसंग से कट जाती है। दूसरे भाग से कहानी में एक नया प्रसंग आरंभ होता है। पूस का महीना, अंधेरी रात है। अपने खेत के पास बनी मड़ैया में वह चादर लपेटे बैठा है और ठंड से काँप रहा है। सर्दी में ठंड से काँपना पहले प्रसंग से कहानी को जोड़ देता है, जब हल्कू को मजबूरन 3 रुपये देने पड़े थे। यहाँ पहले प्रसंग में उठाया गया सवाल भी उभरता है कि ऐसी खेती से क्या लाभ जिससे किसान की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, यानी लगातार शोषण और उससे मुक्ति की संभावना का अभाव अंततः किसान की ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा सकता है जहां कहानी के अंत में हल्कू पहुंच जाता है। कहानी के अंत में नीलगायों द्वारा खेत नष्ट होते देखकर भी हल्कू अगर नहीं उठता तो इसका कारण केवल ठंड नहीं है। यहाँ हल्कू में अपनी उपज को बचाने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इस तरह समस्या की भयावहता का चित्रण करता हुआ कहानीकार कहानी को समाप्त कर देता है। पूस की रात की शैली की यही विशेषता है कि इसी यथार्थवादी शैली ने उनकी इस रचना को श्रेष्ठ बनाया है। अगर भाषा की बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की सहज भाषा के नज़दीक है। उनके यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो बोलचाल की हिंदी के अंग बन चुके हैं। प्रायः वे तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहानी के परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। जैसे ग्राम्य जीवन से संबंधित कहानियों में देशज शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग होता है। वाक्य रचना भी सहज होती है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं। प्रायः छोटे और सुलझे हुए वाक्य होते हैं ताकि पाठकों तक सहज रूप से संप्रेषित हो सकें। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, इसलिए इस कहानी में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे तद्भव शब्द है कम्मल, पूस, उपज, जन्म, ऊख इत्यादि। देशज शब्द हैं हार, डील, आले, धौंस, खटोले, पुआल, टप्पे, उपजा, अलाव, दोहर। तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से कहानी के ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उर्दू के प्रायः सभी ऐसे शब्द जो हिंदी में काफ़ी प्रचलित हैं प्रयोग किए गए हैं, जैसे खुशामद, तकदीर, मज़ा, अरमान, खुशबू इत्यादि उन्हीं रूपों में प्रयुक्त हुए हैं जिन रूपों में बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं। जैसे दर्द को दर्द, मजदूरी को मजूरी। इस कहानी में प्रस्तुत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में प्रचलित हैं, कठिन नहीं माने जाते।
जैसे हृदय पवित्र, आत्मा आत्मीयता, पिशाच दीनता, मैत्री इत्यादि। जबरा और कठिन नहीं माने जाते, जैसे बताया अभी मैंने आपको। श्वान, अकर्मण्यता, अणु जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन ये कहानी में खटकते नहीं हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः ऐसी ही जगह हुआ है जहाँ कथाकार ने किसी भावप्रवण स्थिति का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए एक अंश हम लोग इस तरह से जान सकते हैं कि जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही आत्मीयता से गले लगाता जितना कि वह जबरा को लगा के रखा है। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में उपर्युक्त बातों में एक भावात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है और उसमें आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में जो कुछ भी हम लोग अभी चर्चा किए, प्रेमचंद ने यह हमेशा ध्यान रखा है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग करें जो हिंदी भाषा की स्वाभाविकता के अनुकूल हो। प्रेमचंद की रचनाओं में शब्दों का प्रयोग अत्यंत सतर्कता के साथ होता है। कोई भी शब्द फालतू नहीं होता तथा उनके अर्थ की अधिकांश रचनाएं तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम लोग इस कहानी के भाषा शैली पर भी विचार किए। चलिए, काफ़ी लंबा हो रहा है और तब तक के लिए हम लोग अगले क्लास तक इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई बातें मिलती रहें। आप दुबे सर को पॉडकास्ट साइट्स पे भी सुन सकते हैं। गूगल में जाकर दुबे सर पॉडकास्ट आप टाइप करेंगे तो वहाँ शुरू में गूगल जो आपको बहुत सारे लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक में आप मुझे ढूंढकर आप वहाँ से मेरे ऑडियोज़ को सुन सकते हैं। वहाँ आपको ऑडियो सुनाई पड़ेंगे। यही सब जो कुछ भी आपको मैं अभी दे रहा हूँ या भेज रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में।